नमस्कार। मैं हूं मनीष मिश्रा। जागरण न्यू मीडिया के इस लोकप्रिय कार्यक्रम जागरण डायलॉग्स में आप सबका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम विशेषज्ञों के साथ उन विषयों पर चर्चा करते हैं जो आपके फायदे से जुड़ी होती हैं। तकनीक से हम सबका जीवन काफी सरल हुआ है। खासतौर से पैसों के लेन देन के मामले में देखें, जैसे शॉपिंग, बिल के भुगतान, मनी ट्रांसफर, हम ऑनलाइन और बैंकिंग और पेमेंट एप्स का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि साइबर फ्रॉड करने वाले भी कम नहीं हैं। वे भी आपकी जेब खाली करने के लिए तमाम तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल उठता है कि ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर फ्रॉड जैसी धोखाधड़ियों से हम कैसे बचें। इस बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं सुपरिचित तकनीक विशेषज्ञ बालेंद्र शर्मा दाधीच जी और वर्ल्डलाइन इंडिया के फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट डिवीजन के जनरल मैनेजर निरंजन उपाध्याय जी। स्वागत है आप दोनों का। धन्यवाद। सभी सुनने वाले और दर्शकों को मेरा सादर सविनय नमस्कार जी। सबसे पहले हम बालेंद्र सर के पास आते हैं। सर, हम दुकानों पर या ऑनलाइन क्यूआर कोड स्कैन करके भुगतान करते हैं, लेकिन फ्रॉड करने वाले इसका भी गलत फायदा उठा ले जाते हैं। इससे बचने के क्या उपाय हैं? जी, तो असल में परिस्थितियां बहुत बदल रही है। जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी का प्रसार हो रहा है, जिस तरह से साइबर सिक्योरिटी मैकेनिज्म मजबूत हो रहे हैं, उसी तरह से जो दूसरे लोग हैं जो साइबर फ्रॉड के क्षेत्र में सक्रिय हैं, हैकर्स हैं, इस तरह के लोग भी टेक्नोलॉजी से निरंतर जुड़ रहे हैं और अपने आप को बेहतर बना रहे हैं। वो भी नई से नई तकनीकों का इस्तेमाल करने लगे हैं और वो कोशिश करते हैं कि वो तकनीक से एक कदम आगे रहे। आपको आश्चर्य होगा कि दुनिया में जो साइबर फ्रॉड है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है। मतलब आप समझिए कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो एक इंडस्ट्री है। बहुत सारे संस्थान हैं इसमें, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इसमें जो कि डार्क वेब पर हैं, जो खुलेआम काम नहीं करती, लेकिन बहुत बड़े बड़े संस्थान बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, स्ट्रक्चर्ड ढंग से, संगठित ढंग से ये कार्य कर रहे हैं। और अब तो चीजें बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं, बहुत ज्यादा एडवांस्ड स्तर पर जा चुकी हैं। उसका भी हम जिक्र आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल आपने जो प्रश्न पूछा है वो बड़ा एक हमारे आम पाठक, आम दर्शक के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। और क्यूआर कोड स्कैन करके लोगों के साथ में फ्रॉड करने की घटनाएं बड़ी आम हो चुकी है। खासतौर पर जब से ऑनलाइन पेमेंट शुरू हुए, मोबाइल फोन के जरिए या वेबसाइटों के जरिए, तकनीकी माध्यमों के जरिए जितने आसान हो गए हैं, ये जितने सुगम हो गए हैं, उसका लाभ ये लोग उठा रहे हैं, ये फ्रॉडस्टर्स उठा रहे हैं। अब उसकी वजह यह है कि देखिए, अपने आप में किसी सही व्यक्ति को सिर्फ मोबाइल के जरिए भुगतान पहुंचाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और उस चुनौती का सामना करने के लिए हमारे जो आईटी के एक्सपर्ट्स हैं, जो खासतौर पर फाइनेंशियल क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे तरीके ईजाद किए कि जिनके जरिए सुरक्षित ढंग से भुगतान उस व्यक्ति तक पहुंच सके, पैसा वहां तक ट्रांसफर हो सके। उसमें से क्यूआर कोड भी एक बड़ी अच्छी चीज है, क्योंकि क्यूआर कोड अपने आप में बहुत सारी सूचनाएं रखता है अपने भीतर। उसके अंदर बहुत सारी सूचनाओं को समाहित करने की क्षमता है। यहां तक कि आपको आश्चर्य होगा कि 1 MB तक की सूचना क्यूआर कोड में हो सकती है, जो शायद हम में से अधिकांश लोग ना जानते हो। बहुत सारी सूचनाएं उसमें आप रख सकते हैं जी। और क्यूआर कोड का उद्देश्य ये था कि आप किसी संस्थान से जब कोई चीज खरीदते हैं या किसी संस्थान में आपको भुगतान करना है या लेना है, तो वो संस्थान एक कोड आपको क्रिएट करके मोबाइल पर भेज देता है और ये सोचता है कि ये सीधा आपके पास जा रहा है और आप तक सुरक्षित है, क्योंकि आपके डिवाइस पर आ रहा है, बीच में कोई है नहीं, क्योंकि एन्क्रिप्शन मौजूद है। लेकिन हो ये रहा है कि फ्रॉडस्टर्स जो है वो पुराने तरीके छोड़ करके नई चीजों को अपना रहे हैं। वो क्या करते हैं कि जैसे कुछ वेबसाइटें हैं ई कॉमर्स पर, वहां जाते हैं और आपने कोई चीज बेचने के लिए वहां पर मान लीजिए विज्ञापन अपना लगाया कि मैं ये सोफा बेचना चाहता हूँ, ये लैपटॉप बेचना चाहता हूँ। कोई व्यक्ति आया और उसने कहा कि हाँ मैं खरीद लूंगा। आपने कहा मैं 5,000 में बेचना चाहता हूँ, उसने कहा हाँ मैं 5,000 में खरीद लूंगा और अभी तुरंत मैं आपको भुगतान भी कर दूंगा और अभी मैं 10 मिनट में लेने आ रहा हूँ। मतलब वो एक आपको दिखाता है, एक जल्दबाजी दिखाता है। तो आपको थोड़ा सतर्क हो जाने की जरूरत है कि यार ऐसा कौन सा, मतलब इसको जल्दी मची जा रही है कि ये कह रहा है मैं तुरंत ले लूंगा, और उसके बाद 10 मिनट बाद आपको फोन करता है वो, आपसे कहता है कि मैं आपको एक क्यूआर कोड भेज रहा हूँ, आप ऐसा करिए, इस पर 2 रुपया या 1 रुपया आपका कटेगा, वो कट जाने दीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर मैं आपको आपका पैसा एडवांस में भेज दूंगा। और ज्यादातर लोग क्या होता है मनीष जी, ज्यादातर लोग इस भुलावे में आ जाते हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती। वो सोचते हैं चलो ठीक है, 1 रुपया का मैंने भुगतान कर दिया, क्या फर्क पड़ता है जी। लेकिन वो 1 रुपये का जब आप भुगतान करते हैं तो असल में वो बैकग्राउंड में दूसरी प्रोसेस चल रही होती है और वो आपको 1 रुपया नहीं बल्कि 20,000, 25,000, 5,000 जो भी उसने
वो पैसा उसको निकालना है वो निकाल लेता है आपसे। कई बार ये भी होता है कि वो आप सोच रहे हैं कि मुझे पैसा मिल रहा है जबकि आप दे रहे हैं। जी आपने जी चीज बेची, आपको लगा 5,000 का वो मुझे भुगतान कर रहा है और वो कह रहा है आप क्यूआर कोड पर आप इसको स्कैन कर लीजिए, आपको 5,000 मिल जाएंगे। होता क्या है कि जी आप स्कैन करते हैं और पैसा आपके अकाउंट से निकल जाता है, उसके पास चला जाता है। तो बड़ी आम चीज ये हो गई है। जी अब सावधानियां इसमें बरतने की जरूरत है। असल में बहुत सारी सावधानियां हैं। सबसे मेन बात तो ये है कि जो व्यक्ति आपसे खरीद रहा है या बेच रहा है वो कौन है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी की कोशिश कीजिए, सही आदमी है या नहीं है। दूसरी बात, जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट अगर वो दिखा रहा है कि मैं तुरंत ले लूंगा, तो हो सकता है कि वो गलत आदमी हो। तीसरी बात, वो अगर क्यूआर कोड भेज रहा है तो आप उससे कहिए कि नहीं भाई क्यूआर कोड नहीं, मुझे तो मैं आपसे आके ले लूंगा या किसी दूसरे माध्यम का प्रयोग करेंगे, मैं इस तरह से नहीं करूंगा। साफ साफ मना करने की जरूरत है। और एडवांस पेमेंट जैसे वो कहता है, मान लीजिए आप खरीद भी रहे हैं तो वो कहे कि अच्छा 5 रुपए आप एडवांस दे दीजिए, बाकी आप 5,000 बाद में दे देना, नहीं, आपको करना नहीं है। तो बुनियादी तो कम से कम ये चीजें हैं जो हमको ध्यान में रखने की जरूरत है, ताकि हम ठगी के शिकार ना हो। जी जी निरंजन सर, ढेर सारे दर्शक हैं हमारे, उनका कहना है कि बैंक अकाउंट खाली करने वालों ने एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। जी वो एक एसएमएस भेजते हैं, उसमें कुछ लिंक पड़े होते हैं। वो एसएमएस तमाम तरह के होते हैं कि साहब आपको ये प्राइज मिला, आपको अमेजन पर ये आपने जीता है, या फलाने ई कॉमर्स साइट से आपको ये गिफ्ट मिला है। जी तो उस एसएमएस लिंक पर क्लिक करते ही जो इंफॉर्मेशन है यूजर का, वो स्मार्टफोन से या लैपटॉप से उनके पास पहुंच जाते हैं, और पता चला कि जितनी देर में वो सोचे तब तक उनका जो अकाउंट है वो उससे पैसे जा चुके हैं। तो ऐसे दो चीजें हैं इसमें। एक तो ऐसे संदिग्ध एसएमएस या मैसेज या ईमेल जो भी आते हैं, उसकी पहचान हम कैसे करें। दूसरा कि इससे हम बचे कैसे। अच्छा, आपके इन दोनों पहलुओं का आपने जो सवाल पूछे, दोनों का मैं जवाब देना चाहूंगा। पहली बात, इस तरह के एसएमएस को यूजुअली स्मिशिंग फ्रॉड कहते हैं, ताकि एसएमएस में एक लिंक एम्बेडेड रहता है जिस पर क्लिक करने के पश्चात एक मुझे लगता है कि निरंजन सर से हमारा संपर्क टूट गया है। बालेंद्र सर, आप पूरा कर दीजिए। मैं बात पूरी कर देता हूँ जी। तो उन्होंने सही कहा निरंजन जी ने कि इसको स्मिशिंग बोलते हैं। और आजकल असल में जैसे फिशिंग तो हम लोग जानते हैं, आप में से अधिकांश लोग जानते हैं फिशिंग, जो ईमेल पर लोगों के संदेश आते थे उसमें कुछ लिंक्स होते थे गलत, अब उसी को एसएमएस के जरिए लोग करने लगे हैं। तो निरंजन जी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं, वो आ गए हैं, तो मेरे ख्याल से अपनी बात पूरी करें। आप म्यूट पर हैं निरंजन जी। तकनीकी कठिनाइयों के कारण मैं आपसे बिछड़ गया था, मैं वापस ऑनलाइन हो चुका हूं। प्लीज सर, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो जैसे कि मैं बता रहा था और बालेंदु जी ने भी कहा कि जो पहले ईमेल के जरिए आपको फ्रॉडुलेंट लिंक्स भेजे जाते थे, वो आजकल एसएमएस के जरिए एम्बेडेड लिंक्स भेजे जाते हैं। इसे इस तरह स्मिशिंग फ्रॉड, एसएमएस फिशिंग, इसलिए इसे स्मिशिंग फ्रॉड बोलते हैं। ये दो तरह से परपिट्रेट किए जाते हैं। एक तो वो जिसमें लिंक को आप जब क्लिक करेंगे आपको एक पेज पे लैंड किया जाएगा जो कथित स्वरूप से आपकी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जाना माना पेज जो होना चाहिए उसी तरह का पेज रहेगा, लेकिन वो फ्रॉडस्टर्स की साइट है। वहां पर वो आपके निजी और पेमेंट डिटेल्स, गोपनीय डिटेल्स ले लेंगे और उन डिटेल्स के जरिए आपके ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में लॉगिन करके आपसे पैसा ठग लेंगे। यहां तक कि आपको वो एक तरह का भरोसा जताते हैं या दिलाते हैं, जिस वजह से आप अपने पास अगर कोई सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन पासवर्ड है या दूसरे तरीके से आप पुष्टि करते हैं कोई भी व्यवहार संपूर्ण होने के लिए, तो वो भी आपसे ऐंठ लेते हैं, क्योंकि उन्होंने आपका भरोसा या विश्वास जीत लिया है। वो आपसे आपका सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन पासवर्ड पूछ लेते हैं और आप उन पे भरोसा कर बैठते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप सही इंस्टीट्यूशन के साथ डील कर रहे हैं। तो ये तो एक कॉन्फिडेंस ट्रिक हो। दूसरी बात जो आपने आपके प्रश्न के शुरुआत में पूछी कि महज उस लिंक पर क्लिक करने से आपके सारे निजी और गोपनीय तफसील उनके पास चला जाता है, तो ये थोड़ा सा और खतरनाक स्वरूप है इस प्रॉब्लम का, और तकनीकी स्वरूप से थोड़ा सा एडवांस्ड भी है। उस लिंक में कभी कभार स्पेशली टेलर्ड मैलवेयर जिसे बोलते हैं, उस तरह का सॉफ्टवेयर
जो कॉमनली एंड्रॉयड फोन्स पे जिनमें एंटीवायरस या एंटी मैलवेयर प्रोटेक्शन है, इस तरह के एंड्रॉयड फोन या डिवाइसेस में बैठ करके इट एक्ट्स एज अ पर्सन इन द मिडल, मतलब आप और आप जिनके साथ कथित स्वरूप से व्यवहार कर रहे हैं उनके बीच में ब्राउजर पे बैठकर आपके फोन से, आपके डिवाइस से जो भी कॉन्फिडेंशियल और गोपनीय तफसील है उन्हें वो ले लेता है और फ्रॉडस्टर्स तक पहुंचाता है। तो ये थोड़ा सा एडवांस्ड स्वरूप का फ्रॉड हुआ। मतलब फ्रॉड के गए 15, 16, 20 साल जब से मैं इस क्षेत्र में हूं, केवल 2 ही महत्वपूर्ण प्रकार है। या तो आपको वो बहलाते हैं, फुसलाते हैं, किसी चीज की लालच दिखाते हैं, या तो फिर आपको डराते धमकाते हैं कि यदि आप तुरंत अपना नेट बैंकिंग पे लॉगिन नहीं करते हैं अगले 2 घंटे के दरमियान, तो आपका नेट बैंकिंग बंद हो जाएगा, या फिर आपके अकाउंट में फलाना ट्रांजैक्शन हुआ है लाख का, 5 लाख रुपए का, उसकी अगर आप पुष्टि करते हैं कि ये आपने किया है या न किया है, दोनों चीज की पुष्टि आप करिए। अगर न करते हैं तो आपका रुपया चला जाएगा। तो इंसान मारे डर के उनके दिए हुए यूआरएल पे जाता है और क्लिक करके अपने सारे तफसील, कार्ड नंबर, कार्ड सिक्योरिटी कोड, सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन, उनके जो भी है, डेट ऑफ बर्थ, बाकी भी निजी तफसील दे बैठते हैं और धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। तो लालच और डर, इन दोनों चीजों से बचना चाहिए। जी, आपने बड़ी सही जानकारी दी है और हम समझते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं इसको अपने जीवन में अपनाएंगे। ऐसे एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा आपको, बड़ी अच्छी जानकारी निरंजन जी ने दी है और मुझे ध्यान आता है कि एक घटना मेरे एक मित्र के साथ हुई जो मैं बताना चाहूंगा। मेरे मित्र को फोन आया और वो बड़े अच्छे, बहुत सुलझे हुए, बड़े विद्वान मित्र हैं, ऐसा नहीं है कि उनको जानकारियां ना हो, लेकिन उनके पास अचानक एक दिन फोन आया और जो फोन करने वाला था उसने कहा कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है उससे 25,000 रुपए निकाल लिए हैं किसी ने। तो उन्होंने, आपने कोई ऐसी खरीदारी की है क्या अभी 25,000 रुपए की? तो उन्होंने कहा नहीं भाई, मैंने तो कोई खरीदारी नहीं की। तो उसने कहा कि नहीं, लेकिन आपकी अभी खरीदारी की गई है, आपके क्रेडिट कार्ड से लगता है किसी फ्रॉडस्टर ने खरीदारी कर ली, तो क्या करना है बताइए? तो उन्होंने कहा भाई इसको रुकवाओ तुरंत। तो उसने कहा कि हाँ, मैं तुरंत रुकवाने की व्यवस्था करता हूँ, मैं 2 मिनट में आपको एक ओटीपी भेजूंगा, आप मुझे बता देना वो ओटीपी और मैं तुरंत रोक दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, जल्दी से भेजो। तो 2 मिनट क्या, उसने 10 सेकंड में ही एक ओटीपी भेज दिया और पूछा क्या ओटीपी है बताइए। उन्होंने ओटीपी बता दिया और उसके बाद 25,000 जो वो कह रहा था कि किसी ने निकाल लिए हैं, असल में अब निकाल लिए उस व्यक्ति ने। और छोटा सा बेसिक एक इसमें पहलू है इस चीज का। देखिए, फ्रॉडस्टर्स हर तरह की मछली को फांसना चाहते हैं, चाहे छोटी हो, बड़ी हो, चाहे विद्वान हो, चाहे सामान्य इंसान हो, जो भी उसे विक्टिम मिल जाए उसे वो फांसना चाहते हैं। अब कई बार ये जो फिशिंग ईमेल्स भेजते हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको उसमें काफी सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपको ध्यान में आएंगे। मगर अगर ऐसी ऑब्वियस चीजें भी आपके ध्यान में नहीं आते हैं तो फ्रॉडस्टर्स का ये मानना है कि आप ठगने के लिए एक उत्तम व्यक्ति है, क्योंकि आपने ये बेसिक चीजें भी आप छांट नहीं पाई है उसको, और चूंकि आपने यूआरएल पे क्लिक किया तो उनका काम और आसान हो जाता है। तो उनमें भी एडवांसमेंट के स्टेजेस रहते हैं। कोई किसी भी सामान्य व्यक्ति को फांसता है और कोई तकनीकी दृष्टि से जो भी एडवांस्ड है, जो भी पढ़ा लिखा इंसान है, उनको भी ठगने के काफी तरीके बेसिकली कॉन्फिडेंस इंस्पायर करते हैं और अपना जो शिकार है उस पे फोकस करके उनका एजेंडा यही रहता है। जी बालेंदु सर, आपने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया था। याद आता है मुझे एक ओटीटी प्लेटफॉर्म का जो था ना सीरीज जामताड़ा, उसकी याद दिला दी आपने। जी आपने बिल्कुल सही बात कही है। ऐसा एक बार हमारे साथ भी हुआ, लेकिन मैं उस झांसे में नहीं आया, क्योंकि अगर कोई ट्रांजैक्शन होता तो पहले ही एसएमएस या ईमेल के जरिए वो मतलब पता चल जाता है
उनसे पहले उस व्यक्ति को जानकारी कैसे मिल गई, ये भी एक आश्चर्य की बात है। और सर एक आम आदमी जिसके पास इस तरह की कॉल आती है, वो आसानी से इस झांसे में आ जाता है और फंस जाता है, क्योंकि इतना आकर्षक और डराने वाली बात होती है कि लोग समझते हैं कि पता नहीं सच में मेरे अकाउंट से पैसे चले हो गए होंगे, अगर जब मैंने इस बैंक एग्जीक्यूटिव को न बताया तो फिर मेरा तो गया। तो सवाल उठता है कि एक आम आदमी ऐसे कॉल्स की पहचान कैसे करे कि ये जो है ये गलत किस्म का कॉल है, इससे मुझे नुकसान हो सकता है। दूसरा कि अगर हो ही गया, गलती हो ही गई किसी व्यक्ति से, तो उसको अपने पैसे वापस पाने का क्या तरीका है? जी, अच्छा, तो देखिए कुछ चीजें तो कॉमन सेंस की भी है। जी क्षमा। जी, अगर मैं इसमें एक छोटा सा मुद्दा बताना चाहूं, तो आप केवल सामने से जो आपको कॉल आता है उस पे भरोसा न करें। अगर आपको किसी चीज की पुष्टि करने के लिए बताया जाता है, तो उस कॉल पर तुरंत सारी इंफॉर्मेशन देने की मेरे विचार में कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप उस बैंक के या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नॉन पब्लिश्ड एंड डिक्लेयर्ड कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ही आप स्वयं संपर्क करें। इंस्टेड ऑफ डूइंग अ गूगल सर्च, गूगल पे नंबर देखकर बात करना भी अपने आप में बड़ा खतरा है, क्योंकि आजकल सर्च इंजन लिस्टिंग या मैनिपुलेशन किस्म का भी फ्रॉड होता है। एक बड़ी अभिनेत्री भी इसमें रिसेंटली शिकार हुई थी और काफी नामचीन है, उनके पति भी काफी नामचीन है, और उन्होंने शायद गूगल पर किसी वाइन शॉप को सर्च करके वहां से वाइन मंगाई, और किसी जालसाज ने, किसी फ्रॉडस्टर ने अपने तफसील, अपना नंबर वहां पे पॉपुलेट किया था और उस नंबर पर उन्हें पैसा ट्रांसमिट करने के लिए कहा। पैसा तो, रुपया तो पहुंच गया फ्रॉडस्टर के पास, लेकिन उनकी वाइन क्रेट्स की डिलीवरी नहीं हुई, तो उन्हें थोड़ी सी आपत्ति हुई। बाद में पता चला कि किसी वेल नोन ब्रांड का नाम लेकर के जालसाजों ने अपने फोन नंबर्स वहां पर पॉपुलेट किए थे। गूगल जैसे सर्च इंजन की ये एक यूजर फ्रेंडली फीचर है जिसका गलत तरीके से दुरुपयोग क्रिमिनल्स करते हैं। अगर कोई बिजनेस आप क्लेम करना चाहेंगे और आपके तफसील वहां पर एडिट करना चाहेंगे, तो गूगल पर यह काम हो सकता है। इसी फीचर का फायदा उठाते हुए जो अनक्लेम बिजनेसेस और जो प्रोटेक्ट नहीं किए असली यूजर्स ने, उनको फ्रॉडस्टर्स गलत तरीके से क्लेम करके अपने डिटेल्स वहां पर डाल देते हैं। नतीजा सबके सामने, ऐसे उदाहरण काफी आते रहते। दूसरी चीज जो बालेंदु जी ने पहले बताया था, क्यूआर कोड, आधा मिनट लूंगा बालेंदु जी, इसमें और एक पहलू ये भी है कि ये लोग जो आप तक पहुंचते हैं आपका विश्वास पाने के लिए, अक्सर अपने आप को पुलिसकर्मी या सैनिकी कर्मी या CISF पर्सोनेल वगैरह इस तरह से अपने आप को पेश करते। अगर आप उनका प्रोफाइल भी देखेंगे बेसिक ट्रू कॉलर पर जाकर, तो आपको मिलेगा कैप्टन सो एंड सो, इस तरह का प्रोफाइल आपको देखने को मिलेगा। अब फ्रॉडस्टर्स और जालसाज, ट्रू कॉलर कैसे चलता है, अगर समझिए 8, 10, 15 लोगों ने एक ही नंबर, अगर समझिए मनीष मिश्रा जी के नाम से अपने फोन पर स्टोर किया, तो वो नंबर मनीष मिश्रा जी का माना जाए, क्योंकि ये कलेक्टिव इंटेलिजेंस, ट्रू कॉलर इस सिद्धांत पर काम करता है। तो ये फ्रॉडस्टर्स अपने पास जो फ्रॉडलेंटली पाए हुए नंबर से सारे कैप्टन सो एंड सो या मेजर सो एंड सो, अगर आपको लगता है कि आप आर्मी मैन से डील कर रहे हैं, तो आपके मन में एक कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। तो इसी तरह से ये जो फर्जी लोग हैं, आपका कॉन्फिडेंस या विश्वास जीतने के लिए ये सारे छोटे छोटे मगर अत्यंत प्रभावी तरीके आजमाते। बालेंदु जी, ओवर टू यू, आप कुछ बता रहे हैं। धन्यवाद जी सर, प्लीज। तो मनीष जी, आपका जो मूल सवाल था कि हमें पता कैसे चले, तो उसको आप लिंक करिए कि जब आप इंटरनेट पर जाते हैं, ऑनलाइन साइटों पर, तो आपसे क्या सूचना मांगी जाती है वहां पर, है ना, और या फिर आप बैंक अपने अकाउंट में जाते हैं, लॉगिन करते हैं, तो वहां पर क्या सूचनाएं देनी होती है। तो बुनियादी रूप से जो फ्रॉडस्टर्स है उन्हीं सूचनाओं को पाने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई आपके क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए कहीं पर कुछ खरीदना चाह रहा है, तो उसको वही सूचनाएं उसको चाहिए। अब वो किस तरह से उसको हासिल करता है, ये उसकी, समझिए, उसकी बुद्धिमत्ता पर डिपेंड करता है कि वो कितना क्लेवर है। तो अगर किसी से ये पूछा जाता है फोन करके कि मैं फला कंपनी से बोल रहा हूँ या आपके ही बैंक से बोल रहा हूँ, और वो आपसे ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मांगता है,
जैसे आपका नाम तो आप बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं हो, तो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं है। जी लेकिन उसके आगे जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मांगता है तो आप समझ जाइए कि वो फ्रॉडस्टर हो सकता है। 99.9% चांसेस है कि वो कोई ना कोई जालसाज व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि बार बार ये जो बैंक है या वित्तीय संस्थान है हमको कितने SMS भेजते हैं, कितनी मेल भेज के बार बार कहते हैं कि हमारे यहाँ से कोई भी व्यक्ति कभी भी आपको फोन करके आपका कोई OTP नहीं मांगता है, कोई आपका ATM पिन नहीं मांगता है। ये बार बार वो हमें जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं बरसों से, लेकिन फिर भी हम में से कई लोग इन चीजों को ध्यान नहीं देते। तो यदि कोई व्यक्ति आपसे मांगता है कि मैं बोल रहा हूँ फला बैंक से, आप जरा अपने क्रेडिट कार्ड की ये डिटेल्स बताइए क्योंकि लगता है आपके क्रेडिट कार्ड में कोई संदेहास्पद गतिविधि हुई है, तो वो कहेगा अच्छा आपका नाम ये है, आगे आप बताइए आपका कार्ड कब एक्सपायर होने वाला है। तो आपको नहीं बताना है, वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि आप याद करिए, कहीं भी आप ई-कॉमर्स साइट पे जाके जब आप कुछ परचेज करते हैं तो यही तो सूचना मांगी जाती है ना, कार्ड आपका कब खत्म होगा, या फिर जो पीछे एक 3 फिगर में एक नंबर लिखा हुआ होता है वो मांगते हैं कि वो आपका CSS नंबर क्या है ना। तो ऐसी सूचना जब भी मांगी जाएगी वो नहीं देनी है। OTP आपके पास कोई आया है उसके बारे में नहीं बताना है कि भाई वो मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों, तो मुझे OTP अगर आया तो मुझे उस साइट पे जाकर के दर्ज करना है, मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा। ये आपका ATM पिन मांगा जाता है, ये सारी सेंसिटिव सूचनाएं हैं। आपकी जन्मतिथि वो सेंसिटिव है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने ज्यादा सूचनाएं नहीं दी लेकिन ये लोग जाकर के कहते हैं कि मैं पासवर्ड भूल गया, या मान लीजिए मैं कोई चीज भूल गया, तो बैंक की साइट उनसे 3-4 सवाल करती है कि अच्छा आपका ईमेल बताइए। तो ईमेल कोई भी जान सकता है, सोशल मीडिया पर आपसे अगर संपर्क में है तो वो पता लगा लेते हैं, लेकिन आपकी जन्मतिथि शायद वो ना बता पाए, वो कोई एक आध प्रश्न आपने डाले हो तो वो प्रश्न ना बता पाए, जो प्रश्न आपकी पुष्टि करने के लिए डाले जाते हैं कि कभी मैं पासवर्ड भूल जाऊं तो ये प्रश्न मुझसे पूछे जा सकते हैं। तो ऐसी सूचनाएं वो व्यक्ति आपसे जानने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो नहीं बतानी है, कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं बतानी, बल्कि आपको पूछना है कि भाई तुम्हारे पास तो सब होना ही चाहिए ना, तुम बैंक से बोल रहे हो तो तुम्हारे पास ये सारी सूचनाएं तुम्हारे पास होंगी, मैं इनमें से कुछ नहीं बताऊंगा, तो आपको बताना नहीं है। आप पहचान सकते हैं अगर कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपसे मांग रहा है। उसके बाद जैसा अभी निरंजन जी ने कहा कि भाई ये कोशिश करते हैं कि आपको कितने वास्तविक लगे, तो आजकल नए नए और तरीके भी इजाद कर लिए गए हैं, जैसे स्पीयर फिशिंग आजकल आ गई है। स्पीयर फिशिंग में क्या होता है कि वो आपके ही दफ्तर के किसी आदमी की सूचनाएं जुटा लेते हैं, वास्तविक सूचनाएं, या फिर आपके दफ्तर की सूचनाएं जुटा लेते हैं और उनके आधार पर आपको मेल भेजा जाता है। मतलब किसी और व्यक्ति की सूचनाएं जुटा करके आपको उसके नाम से मेल भेजा जाता है, तो आप बिल्कुल श्योर होते हैं कि हाँ उसी व्यक्ति ने भेजा है, और उसमें लिखा होता है, कोई लिंक होता है कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, डाउनलोड कर लो, या कुछ भी है ना, यहाँ कोई स्कीम आई है जिसको आपको पैसे मिल जाएंगे, आपका मित्र भेज रहा है, उसी के ईमेल एड्रेस से आ रहा है, और पूरी तरह से जैसे वो भेजता था सारी सूचनाएं समान है, स्पीयर फिशिंग। और आप विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि आपको विश्वास न करने का कोई कारण नहीं है, तो आप क्लिक कर देते हैं और हो जाता है वो गड़बड़ा, आप गलत जगह पर पहुंच जाते हैं, वहां पर आपसे कुछ सूचनाएं मांगी जाती है, आप दे देते हैं कि दोस्त ने भेजा है, और उसके बाद आप कहाँ पहुंचेंगे वो आप नहीं जानते। तो अगर कोई भी आपके पास ऐसी कोई भी ईमेल आती है और उसमें कोई लिंक है, तो सबसे पहली बात यह है कि उस लिंक को आप देखिए क्लिक करने से पहले कि ये क्या लिंक है। कैसे देखेंगे? अधिकांश ब्राउजर्स में तो आप जैसे इसके ऊपर माउस लाते हैं जी, नीचे लिंक का डिटेल आ जाता है, तो उस डिटेल से आपको अनुमान लग जाना चाहिए कि भाई ये मेरा दोस्त, इसका इससे क्या लेना देना। या फिर कोई मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा से कोई आपके पास मेल आया है लेकिन लिंक बता रहा है कुछ और, है ना, तो उससे आपको अनुमान लग जाना चाहिए कि नहीं ये लिंक गलत है। दूसरा, आप कॉपी करके लिंक को वर्ड में या कहीं नोटपैड में कॉपी करके देख लीजिए कि उसके पीछे का मैटर क्या है। आप लिंक पर राइट क्लिक करेंगे, कॉपी लिंक एड्रेस, और उसको नोटपैड में पेस्ट करके देख लीजिए नोटपैड में, और आपको पता चल जाएगा कि क्या लिंक है। तो लिंक पर कभी भी क्लिक नहीं करना है, कोई भी गलत चीज डाउनलोड नहीं करनी, आंख मूंद करके। कितना भी अच्छा सॉफ्टवेयर हो, कितनी भी अच्छी कोई चीज हो, आपको डाउनलोड नहीं करनी जब तक कि आप पूरी तरह से संतुष्ट ना हो जाए कि ये जेन्युइन है। अच्छा, कैसे पता चलेगा जेन्युइन है? क्योंकि जहां से आप डाउनलोड करते हैं या जिस संस्थान की वेबसाइट पर आप जाते हैं वो सिक्योर होनी चाहिए। सिक्योर होने का सबसे पहला जो जरिया है वो है कि उसकी वेबसाइट का एड्रेस जो है वो HTTPS से शुरू होना चाहिए। https.bankofbaroda.com, https.punjabnationalbank.com, S होना चाहिए। और जिनमें S होता है वो ब्राउजर में आपको एक ताला लगा हुआ आता है जी, जो एड्रेस बार है उसमें एक ताला लगा हुआ होता है। तो पहली चीज तो वो है जो हमको ध्यान में रखने की जरूरत है कि अन्यत्र हम कहीं नहीं क्लिक करेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब आपसे क्लिक करवाया जाता है उसमें लिखा होता है कि आपको RBI के 1 लाख रुपए का इनाम मिला है, यहाँ क्लिक कीजिए और ले लीजिए। तो आप क्या करेंगे कि आपको RBI की साइट पर जाना है,
उसके अगर मान लीजिए आपको विश्वास हो भी गया, जो कि जी। होना नहीं चाहिए, देख एक समझदार व्यक्ति तो वैसे ही समझ जाएगा कि गलत है, लेकिन मान लीजिए खुदा न खास्ता आप जा भी रहे हैं, तो किसी भी लिंक पर क्लिक करके मत जाइए, बल्कि आप आरबीआई की साइट पर जाके देखिए कि वहां पर क्या कुछ ऐसा है, या लॉगिन नहीं करना है तो किसी ऐसे लिंक के जरिए नहीं करेंगे, आप अलग से ब्राउजर में आरबीआई को की साइट खोलेंगे, वहां जो लॉग ऑन का आपका जो लिंक है उसको क्लिक करेंगे और उसके बाद आप उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये बुनियादी चीजें कम से कम हमको इनको ध्यान रखने की जरूरत है। एक बात, चूंकि आप इस विषय में बात कर रहे थे, एक बात मैं इस पर एक टिप्पणी देना चाहूंगा मनीष जी और बालेंदु जी। आपने जिस तरह से बताया कि वो सिक्योर लॉक का सिंबल रहता है, आजकल इस तरह के भी फ्रॉड होने लगे हैं जब फ्रॉडस्टर्स डिसेप्टिवली सिमिलर यूआरएल्स बनाते हैं जो लेजिटिमेट कंपनीज के नाम से साधर में रखने वाले यूआरएल्स होते हैं, और उनके लिए वो एसएसएल खरीद लेते हैं। अब सिक्योर सॉकेट लेयर एसएसएल सर्टिफिकेट या टीएलएस उसे बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, 3 तरह के होते हैं। एक रहता है डोमेन वैलिडेशन, दूसरा रहता है ऑर्गेनाइजेशन वैलिडेशन, और तीसरा रहता है वो एक्सटेंडेड वैलिडेशन। अगर समझिए, एक बतौर उदाहरण के समझिए, एक बैंक है कॉल्ड alphabank.com, एक उदाहरण दे रहा हूं, और अगर समझिए मैं फ्रॉडस्टर हूं तो अल्फा बैंक का जो ए है, अगर मैं सिरिलिक कैरेक्टर यूज करूं तो इट विल स्टिल लुक लाइक इंग्लिश कैरेक्टर, पर वो ओरिजिनल बैंक का यूआरएल नहीं है। तो मैंने सिरिलिक ए यूज करके उस बैंक का एक यूआरएल बना, मैं हूं फ्रॉडस्टर, और उसके लिए मैंने डोमेन वैलिडेशन वाला एसएसएल सर्टिफिकेट लिया, तो मेरे जो इंटेंडेड विक्टिम्स है उनको यही लगेगा कि ये लेजिटिमेट बैंक का यूआरएल है। उसके बाद में आता है थोड़ा सा एडवांस्ड स्वरूप का, क्योंकि जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी वो डोमेन वैलिडेशन के लिए कोई भी चेक नहीं करते। आपने कोई चीज उनसे मांगी, वो सिर्फ देखते हैं कि ये डोमेन वैलिड है और आप उसके ओनर हैं। यही चीज देख करके आपको वो एसएसएल सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसके ऊपर स्तर का सर्टिफिकेट रहता है, उसको ऑर्गेनाइजेशन वैलिडेशन कहते हैं, कि जिस यूआरएल की आप बात कर रहे हैं क्या वो वाकई में इस ऑर्गेनाइजेशन का है। इसके लिए कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस सर्टिफिकेशन अथॉरिटी करती है बिफोर इशुएंस ऑफ दैट एसएसएल सर्टिफिकेट। और सबसे उत्तम स्तर का जो सर्टिफिकेट होता है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रेप्यूटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं, और चूंकि वो काफी कॉस्टली भी है, उसको एक्सटेंडेड वैलिडेशन कहा जाता है। उसमें न कि आपका डोमेन ओनरशिप स्टेटस, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं, जिसके बिहाफ पे ये डोमेन आपने खरीदा है, उसकी भी पूरी जानकारी पाई जाती है, उसका पुष्टिकरण किया जाता है, और उसी के पश्चात एक्सटेंडेड वैलिडेशन वाला वो सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है। तो जब इस सर्टिफिकेट पर आप राइट क्लिक करेंगे, आपको उस संस्थान का समूचा तफसील वहां पर मौजूद होना चाहिए। तो केवल सिक्योर सर्टिफिकेट है, इस बात पर भरोसा न करते हुए क्या वो एटलीस्ट ऑर्गेनाइजेशन वैलिडेटेड है, और अगर आप गोपनीय कोई व्यवहार या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने वाले तो क्या वो एक्सटेंडेड वैलिडेशन मतलब EVSSL किस्म का सर्टिफिकेट है, ये देखना भी आवश्यक है। क्योंकि जैसे कि बालेंदु जी ने शुरुआत में ही बताया था, फ्रॉडस्टर्स आर अपिंग देयर गेम ऑल द टाइम। वो भी टेक्निकली इतने रिसोर्सफुल है कि सामान्य व्यक्ति जिस तरह से अपने आप को सिक्योर रखने की चेष्टा करता है, उतने ही वो एक कदम आगे जाते हैं और उन्हें बहलाने की, फुसलाने की चेष्टा करते रहते हैं। जी सर, वक्त कम है हमारे पास, और आखिरी सवाल बालेंदु सर आपसे, कि अगर कोई व्यक्ति इस धोखाधड़ी का शिकार हो गया, भूल चूक किसी से भी हो सकती है, गलती किसी से भी हो सकती है, झांसे में कोई भी आ सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को तत्काल क्या कदम उठाना चाहिए? इसमें सिर्फ 2 तरह की बातें हैं। एक तो जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो गया वो, कि ऑनलाइन कोई इस तरह का स्कैम के शिकार हो गए, और दूसरा है सर एप्स
कभी कभार जैसे हमने क्यूआर कोड की आपने शुरुआत में चर्चा की थी, मान लीजिए क्यूआर कोड के जरिए 5,000 रुपए किसी को चले गए या 10,000 रुपए किसी को चले गए धोखे से, गलती से, तो वैसे में हमारे पास क्या रास्ते हैं? इसको 3 तरह से मैं देखता हूँ। पहली बात तो ये है कि हमें ये देखने की जरूरत है कि गलती किसकी है ना? पहली बात। फ्रॉड भी इसका एक अंश है, लेकिन गलती हमारे स्तर पर हुई है या मान लीजिए जो संस्थान है, बैंक है, उसके स्तर पर हुई होगी, या कोई ऐसी गलती है जिसमें दोनों ही कुछ नहीं कर सकते और तीसरा कोई इतना जबरदस्त फ्रॉडस्टर था कि वो हम दोनों की गलती के बावजूद उसने ऐसा कर लिया, है ना? तो एक तो ये ध्यान में देने की जरूरत है। अधिकांशतः यदि हम ये साबित कर दें कि हमारी गलती नहीं थी और जो गलती हुई है वो बैंक के स्तर पर या उनके यहाँ पर से डेटा लीक होने की वजह से या उनके सिस्टम्स के पूरी तरह से सुरक्षित ना होने के कारण हुई है, तो वहां पर हमें अपना पैसा वापस मिलने की काफी गुंजाइश बन जाती है। गलती हमारे स्तर पर हुई है तो थोड़ा मुश्किल होता है। अब अक्सर क्या होता है कि जब हम इस प्रकार के ट्रांजैक्शन करते हैं, तो मान लीजिए हमने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया, सबसे पहली बात यह है कि जैसे ही हमें सूचना मिलती है कि गलत ट्रांजैक्शन हुआ तो हमें बैंक से बात करना होगा, तुरंत उसको सूचित करना है, कार्ड को हमें तुरंत ब्लॉक करवा देना है, ये जरूरी है। और प्राय क्या होता है मनीष जी, कई बार 3 दिन तक ये जो ट्रांसफर है ना पैसे का, ये रुका हुआ होता है, ये मतलब बीच की स्टेज में होता है। तो हो सकता है कि उस दौरान बैंक रोक ले उस ट्रांजेक्शन को, तो आपका पैसा आसानी से वापस आ जाए। अगर मान लीजिए वो स्थिति नहीं है, जैसे खासतौर पर विदेश में किसी ने आपका इस्तेमाल कर लिया है क्रेडिट कार्ड और बैंक उस स्थिति में नहीं है कि वो 3 दिन उसको रोक सके, उसको होल्ड करके वापस ला सके, तो फिर एक आपको बैंक के साथ में एक आपको शिकायत दर्ज करानी पड़ती है बैंक में, और उसके बाद उसका अपना एक इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला चलता है। तो एक तो वो चलेगा, उसमें 1 आध महीना लग सकता है और हो सकता है कि आपका पैसा आ जाए वापस, हो सकता है ना भी आए। तो पहली बात तो कार्ड को तुरंत ब्लॉक कराइए अगर कार्ड के जरिए हुआ है। दूसरा, बैंक से तुरंत संपर्क कीजिए और अपनी शिकायत दर्ज कराइए और कहिए कि रोक लीजिए अगर इसको आप रोक सकें। यदि मान लीजिए बात आगे ना बढ़े तो आप पुलिस में भी जा सकते हैं। आप जाकर के अपने आसपास जो भी थाना है आपका, वहां पर जाकर के कि मेरे साथ ये फ्रॉड हो गया ऑनलाइन, उसकी आप शिकायत दर्ज कराइए। साइबर सेल है तो आप उसमें शिकायत दर्ज कराइए। तो एक तो चीज आपको ये अपने स्तर पर करने की जरूरत है और उसके बाद वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब अगर बैंक के स्तर पर मान लीजिए ढिलाई है तो आप उसमें आगे भी जा सकते हैं, आप ओम्बड्समैन तक जा सकते हैं या भारत सरकार के जो साइबर सिक्योरिटी का जो मैकेनिज्म है उनको आप पहुंच सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि उस रास्ते को आपको बंद करना है, कार्ड को आप तुरंत रोक दीजिए और ये लीजिए। दूसरी बात, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, आप कुछ भी करते हैं तो स्क्रीनशॉट जरूर लें उसका। आपने कुछ भी पेमेंट किया, कैसे किया, 1, 2, 3 जो भी जितने भी स्तर हैं सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अगर गलत ट्रांजैक्शन होता है तो आपको जरूरत पड़ेगी इनकी सबूतों के तौर पर। उसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी नौबत ना आए कि कोई आपकी सूचनाओं को चुरा ले, इसलिए आप ब्राउजर का अगर इस्तेमाल करते हैं तो इनकॉग्निटो मोड का इस्तेमाल करें। उसमें एक मोड होता है ना कि जिसमें आपका डेटा प्राय वो एन्क्रिप्टेड होता है और कोई देख नहीं सकता, तो आप इनकॉग्निटो मोड में जाएं और उसका इस्तेमाल करें। दूसरी बात यह है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का जरूर इस्तेमाल करें। जैसे आप आप मान लीजिए ईमेल का भी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें व्यवस्था है कि आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास एक SMS आएगा, उसमें एक OTP होगा, वो डालने पर ही आप आगे बढ़ पाएंगे। या बैंक में जाते हैं तो वहां भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। तो बुनियादी 2-3 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। समय कम है लेकिन कम से कम इतना हमें ध्यान रखने की जरूरत है। जी, हमारे दर्शकों को आपने बड़ी अच्छी जानकारियां दी हैं। हमेशा की तरह आज के इस जागरण डायलॉग्स प्रोग्राम में हमने आपके फायदे की बात की, दर्शकों के फायदे की बात की है। हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि विभिन्न प्रकार के साइबर फ्रॉड से बचने के लिए आपको क्या एहतियात बरतने चाहिए और अगर धोखे से कोई इसका शिकार हो भी जाए तो फिर उसे क्या कदम उठाने चाहिए। हम अपने दोनों एक्सपर्ट्स को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतनी अहम जानकारियां हम सबके साथ साझा की। जागरण डायलॉग्स का ये कार्यक्रम आप जागरण.com के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और इसका आलेख आप जागरण.com पर पढ़ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।